दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट जिसका नाम है गोधुली भाग 2। तो इसमें हम सबसे पहले जो भी आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो पूर्णतः आधारित है जो न्यू वाला टारगेट है, टारगेट बुक। टारगेट बुक की विशेषता ये है कि इसमें मुख्य रूप से आए हुए क्वेश्चन को ना यहाँ कॉर्नर में यहाँ जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको यहाँ लिख दिया है कि 2024 में आया है, 2023 में आया है कि कब आया हुआ है। और पूरे अब तक मतलब कि 2018 से लेकर के अब तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसके बगल में उसका वर्ष लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या कह रहा है। यदि आप 12th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो 9th क्लास, 12th क्लास और 10th क्लास तीनों क्लास की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं जाकर के उस क्लास की वीडियो प्लेलिस्ट से देख लीजिए, या अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द अनटचेबल किसकी रचना है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक गद्य खंड है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा यहाँ पाठ का नाम है, जिसके रचनाकार हैं भीमराव अम्बेडकर। और पहला ही क्वेश्चन जो दे दिया, द अनटचेबल किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की है ये। तो ये बुक से नहीं है, ये ना इनकी जीवनी से है। देखिए, फिर यहाँ दे दिया दूसरा क्वेश्चन कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता था, तो ये भी उनके जीवनी से ही है। अगला है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, ये भी उनकी जीवनी से है। हु आर सुधराज, ये भी मतलब कि ये सब उनकी रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं भीमराव अम्बेडकर के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत में अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मानव मूर्ति की प्रथा किसे कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के भीमराव अम्बेडकर के जीवनी से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके जीवनी को देख लेंगे, क्योंकि जब उनके जीवनी को देख लेंगे ना तो ये सभी क्वेश्चन को अपने यूं ही आप लोग हल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले उनके जीवनी देखते हैं, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो एक सेना के पद पर नियुक्त थे और फिर बाद में ये सूबेदार बन गए थे। इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था, एक पत्नी का नाम था रामाबाई और दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर। रामबाई अम्बेडकर और सविता अम्बेडकर। अब इनकी मृत्यु जो हुई थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ये देखिए, ये रहे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। इनका भारतीय संविधान में काफी योगदान रहा, क्योंकि ये भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे। यदि प्रश्न आए कि भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का आगे हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में और चर्चा करते हैं। तो ये जो पाठ है,
एक प्रकार से निबंध है। और ये जो है बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट से संपादित है। इन्होंने एक भाषण दिए थे जिससे निबंध के रूप में इस पाठ को लिया गया है। अब पाठ के बारे में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रस्तुत निबंध जो है भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए यह जो है निबंध है बहुत ही शिक्षाप्रद है। कह रहा है कि इस आलेख में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन का तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। आगे कह रहा है कि मानव मुक्ति के परोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता, इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। आगे करें कि रचना की इनकी जो प्रमुख कृति है, जो इनकी प्रमुख रचना है वो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज तो ये इनकी रचना है। इससे भी क्वेश्चन आता है। अगला है कि मूक नायक एक पत्रिका है। इसको ये भी कह सकता है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है जिसमें अछूतों की आवाज़ उठाने के लिए समाज के दबे कुचले तबके के समर्थन में शुरू किया गया था। अछूतों की आवाज़ उठाने के लिए समाज के दबे कुचले लोगों के समर्थन के बारे में भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही बढ़िया से विस्तार से चर्चा किए हैं मूक नायक पत्रिका में। अब देखिए मूक नायक का अर्थ ही होता है बेजुबानों का नेता। जो बेजुबान है उसका जो नेता है मूक नायक का अर्थ होता है। नायक का मतलब होता है अर्थ और मूक का मतलब कि जो चुप रहता है, जो बेजुबान है। अब मूक नायक का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ की वित्तीय मदद से अंबेडकर ने बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल और एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किए। 1913 ईस्वी में गायकवाड़ से 3 साल की छात्रवृत्ति पर कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अध्ययन करने गए। इन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की और फिर इंग्लैंड चले गए। अब देखिए पीएचडी आता है कि इन्होंने पीएचडी कब की, तो ये 1916 ईस्वी में। तो आगे है कि अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। बाबा साहेब के पास 30 डिग्री थे और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुषों में से बाबा साहेब एक थे। बाबा साहेब 1916 में पीएचडी की पढ़ाई की थी। ये रहा बाबा साहेब। इनके बारे में चर्चा किया जाए, कितना हो भी चर्चा किया जाए तो समझिए कम है। क्योंकि लेखक परिचय देखने के बाद अब हम एकदम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लेखक परिचय में सभी बातों को एकदम डीपली बता दिया गया। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द अनटचेबल किनकी रचना है। अनटचेबल किनकी रचना है? तो ABCD ऑप्शन है। महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर की रामविलास शर्मा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को भीमराव अंबेडकर। आप लोग अपना नंबर खुद से ही देखिए कितना सही आप लोग कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। बाबा साहेब के नाम से किसको पुकारा जाता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 2024 में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें यही फायदा है कि कब आया हुआ है सब दे दिया है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सॉरी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, पुकारा जाता है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म बताया गया है आप लोगों के जब लेखक परिचय बता रहे थे, तो किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। हु आर शुद्धराज किसकी रचना है? हु आर शुद्धराज किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। जब ना हम इस अभी लेखक परिचय में सब पढ़े हैं ना, तो आसान लग रहा है। जब यहीं आप लोगों को मिक्सचर के रूप में दिया जाएगा ना, तो मिक्सचर के रूप में देने पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस सभी को अपने कॉपी में नोट करके तब जा करके ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, बार बार देखिएगा, तब जा करके एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, क्योंकि ये 50 नंबर का है हिंदी का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। मान लीजिए कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में नंबर, सब्जेक्टिव में तो कुछ हर्षे दीर्घई करने के बाद में नंबर कट भी जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका एक को नंबर नहीं कटेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति की परोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के परोधा किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण है। अगला है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा जो है ना, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जो है वो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह विडंबना की बात है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ये लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से ना, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, उसी को हम लोग आदर्श समाज कहेंगे। तो कैसे समाज होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेखक जो है बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण जिस प्रकार मिल जाता है, उसी प्रकार भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए।
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो महत्वपूर्ण भूमिका यदि कहेगा तो भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है आप लोगों के श्रम पर विभाजन होना चाहिए, काम करने के आधार पर विभाजन होना चाहिए। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोगों के समझ लीजिए कि दिया है लेखक परिचय से। इस लेखक परिचय को बार बार देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कास्ट इन इंडिया, ये भी है। द अनटचेबल यू आर दे, ये भी है। और हु आर, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सब। करें कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सब उनकी रचना है, लेकिन जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ना इससे भाषण को लिया गया है। कह रहे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को न्यूयॉर्क में चले गए। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी, कबीर भी, ज्योतिबा फूले भी, यानी कि इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जाति पाति तोड़क मंडल जो भाषण था लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो एक प्रकार के श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार के भाषण है। अंबेडकर के जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में बदला था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म था ना वो दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। ये सब आप लोगों को हम बताए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो अभी तो भीमराव अंबेडकर का ही चल रहा है तो उनका ही होगा। बाद में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। जितना भी हिंदी में लेखक है ना उनकी रचना को आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होने वाला है आप लोगों को। अगला है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो अभी तो चल रहा है भीमराव अंबेडकर का, तो यही कहे होंगे। खाली स्थान है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो इस खाली स्थान में आप लोगों को क्या आएगा? तो जाति प्रथा। श्रम विभाजन है लेकिन जाति प्रथा रखना है, यहाँ पर गड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को। अगला है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष
कि प्रमुख है कि ए और बी दोनों की में से कोई नहीं कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष है और प्रमुख दोनों कारण है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सी। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है ना एक प्रकार की पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? भीमराव की अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता अभी तो चल रहा है यही भीमराव अम्बेडकर का ही पाठ, तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन अगले पेज में है। तो इसका क्वेश्चन था कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। 15 खंडों में कि 17 खंडों में कि 19 खंडों में कि 21 खंडों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 21 खंडों में। अगला है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो अंबेडकर के पिता का जो नाम था वो था रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को श्रमिक विभाजन का। डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को खतरनाक माने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जाति प्रथा को। न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे ना, तो इसमें कह रहा है, हम तो ये बताए ही हैं, अरे कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किसने प्रोत्साहित किया था इनको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा के नरेश। बड़ौदा के जो नरेश थे ना वही प्रोत्साहित किए थे, जिसकी वजह से उच्चतर शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क चले गए। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक पहलू से ये हानिकारक ना है, लाभदायक कैसे हो सकता है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है इनमें से? तो इनमें से तो ये भी है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भी है, बुद्धा एंड हिज धम्मा भी है, यानी कि इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? कौन हिंदी में रूपांतरित किए हैं? तो ये ललई सिंह यादव। आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? आधुनिक मनु किसको कहा जाता है?
तो आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को ना। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो ये रहा मेरा 49 क्वेश्चन जो कि टारगेट से लिया गया है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि समय समय आप लोग को वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।